हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे और मुझे याद कर रहे होंगे जब भी पढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 8। और लग रहा होगा आपको कि ये हमारे एंड की तरफ जा रहे हैं हम, तो बिल्कुल सही लग रहा है। जैव प्रौद्योगिकी और ये सब हमें पढ़ना था, ये तो आप समझ चुके होंगे। और आज जो है हम लेक्चर का जो शुरुआत करने वाले हैं कुछ इन टॉपिक से। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका जीव में निवेशन, उसके बाद हम बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना कैसे प्राप्त करते हैं वो देखेंगे। और पुनर्योगज प्रोटीन क्या है, क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, उसको एक बार देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, जो भी आपने ये चैप्टर में पढ़ा है, जो स्टेप्स हमने कल डिस्कस किए थे, उसका डायग्राम है कि कैसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, तो वो यहाँ पर है बायोटेक्नोलॉजी की। तो क्या किया था, पहले हमने सेलेक्ट किया हमारा वांछित जीन, जिसको हम बाहरी जीन भी कह देते हैं, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको टुकड़े कर देंगे और इन टुकड़ों को हमने एक प्लाज्मिड सेलेक्ट कर रखा है, जो कि हमारा वाहक रहेगा, वेक्टर रहेगा, कोई भी हो सकता है वो लेंगे, उसको भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने से हमारा पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या जिसे रूपांतरित जीन या स्थानांतरित डीएनए जीन भी कहते हैं, ये सब बन गया। हमने यहाँ पे जोड़ दिया हमारा ब्लू वाला पोर्शन, और फिर हम उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, ताकि बैक्टीरिया जब जब ग्रो करेगा हमारा वो वांछित जीन भी उसके साथ कॉपी हो जाएगा। यही इस चैप्टर का सबसे छोटी लाइन में वादन है, ठीक है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो ये डायग्राम है और ये स्टेप्स भी है। अब कल हमने बात की थी कि वही एनसीईआरटी ने पहले सबको डिटेल में और फिर सबको शॉर्ट में एक फिर से करा है। तो हमने जो कल पॉइंट पढ़े थे प्रक्रियाएं, उसमें हमने 4 पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था। ये पांचवा वाला पॉइंट है, ठीक है। एक तरह से ये आपका कौन सा पॉइंट रहेगा, 5th वाला, जो कल हमने डिस्कस करे थे उसमें। और इसमें भी जो कुछ आने वाला है वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वही जैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम में अगर ये आ जाए कि पुनर्योगज डीएनए की प्रक्रिया को बताओ, तो भाई आपको पूरा चैप्टर थोड़ी ना लिखना है, आपको वो स्टेप्स बताने हैं और उनको शॉर्ट में डिफाइन करना है। और ऐसा क्वेश्चन आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड में आया हुआ भी है। आरबीएससी में, ठीक है, राजस्थान बोर्ड में शायद लास्ट ईयर मैंने कहीं देखा है कि वहां पे पहले दिया है कि पुनर्योजन प्रक्रिया या तकनीक के प्रक्रियाएं बताएं या स्टेप्स बताएं या चरण बताएं। तो वही 7 चरण जो हमने कल की क्लास में देखे थे वो लिखने थे। प्लस उन्होंने क्या किया, पूरों को डिफाइन करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उनमें से एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि आप अपने वांछित जीन को किस वाहक की सहायता से गुणन करना पसंद करेंगे, ये बताइए। तो अब ये आपको लग रहा होगा ये क्या था, तो ये वही है कि आप कौन सा प्लाज्मिड चुनेंगे अपने लिए। तो आपको यहाँ पे वो प्लाज्मिड बताना था, पीबीआर, कि हम पीबीआर चुनेंगे, उसमें ये खासियत होती है, उसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए ये होता है, ऐसे बताना था, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको सारी तकनीक एक साथ तो नहीं पूछता, वही आपको लिस्ट डालने के लिए कह सकता है और इनमें से कोई एक तकनीक को डिफाइन करने के लिए कह सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यही दे दी, आपको बोला कि भाई पुनर्योजन डीएनए का परपोषी कोशिका या जीन में निवेशन कैसे करोगे बताओ। तो पुनर्योगज डीएनए मतलब क्या था हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां तक आ गए थे हम कल की क्लास में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कह रहे हैं, हमारा वांछित जीन जिसको हमने प्लाज्मिड के अंदर या हमारे वेक्टर के अंदर डाल दिया है, वो हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रूपांतरित डीएनए, जो भी आप कहना चाहते हैं। अब आपको इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसको किस में डालेंगे, किसी बैक्टीरिया में डालेंगे। लेकिन वही
टेस्ट कैसे करेंगे कि हमने जो बैक्टीरिया में ये डाला है हमारा पुनः योगज डीएनए वो पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा। तो आपको पता ही है, इस पे हमने बहुत सारी रामायण जपी थी कि एम्पिसिलिन से चेक करेंगे, टेट्रासाइक्लिन से चेक करेंगे, और ये दोनों नहीं तो फिर पीयूसी अगर आप वेक्टर ले रहे हैं तो आप कलर से भी इसको चेक कर सकते हैं, नीले कलर से, है ना। गैलेक्टो हमने देखा था कि उसमें बीटा गैलेक्टोसाइड का एंजाइम होता है, लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो तो बस उसी को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे ये आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, जुड़े हुए यानी कि लाइगेटेड, जुड़े हुए डीएनए मतलब क्या समझ गए अब आप कि ये इनडायरेक्ट वे में किसकी बात कर रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहा है। किसको जोड़ा है आपने, प्लाज्मिड और हमारे वांछित जीन को, इसी की बात कर रहा है, उसी को ये जुड़ा हुआ डीएनए कह रहा है। डीएनए को ग्राही कोशिका, ग्राही कोशिका कौन सी, जिसमें आप इसको प्रवेश कराने वाले हैं, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर आप इसको डालना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हमारी ग्राही कोशिका हो गई। रिसेप्टिव में प्रवेश कराने की अनेक विधियां है, ये विधियां हमने देखी थी, माइक्रो इंजेक्शन, है ना, वो गन वाला, बायोलास्टिक गन वाला, और मैंने कहा था और भी विधियां होती है, ठीक है, वो विधियां हमने देखी थी। लेकिन हमें तो चेक करना है कि भाई निवेशन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि वह पुनः योगज डीएनए जिसमें एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी जीन होता है, अगर हमने एक ऐसा वेक्टर लिया है, वही बात वही कर लेते हैं, PBR332 कि उसमें एम्पिसिलिन का भी जीन होता है और उसमें टेट का भी जीन होता है। वही कहानी रिपीट कर रहे हैं पर अब बहुत शॉर्ट में। क्या लिखना है, अगर सब कुछ स्टेप्स पूछ ले तो शॉर्ट में कैसे लिखना है वो ध्यान रखना है। अगर खाली ये पूछा है तो पूरा आपको वैसा ही डिफाइन करना पड़ेगा जो हम पहले करके आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी के साथ इसको पूछ लिया जाए तब कैसे लिखना है वो देख रहे हैं। तो इसके पास हमें पता था एएमपी है, यानी कि एम्पिसिलिन का इसके पास क्या है, प्रतिरोधी जीन है। इसका मतलब अगर इसको एम्पिसिलिन देंगे तो ये मरेगा नहीं। उसे ई कोलाई कोशिका में स्थानांतरित किया जाए तो यह परपोषी कोशिकाएं एम्पिसिलिन प्रतिरोधी कोशिका में बदल जाती है। अगर आपने ये जो अपना वेक्टर है पीबीआर लिया है और इसको बैक्टीरिया में डाल दिया है, इस वाले, और इस बैक्टीरिया को जब आप एम्पिसिलिन दोगे तो ये मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि हमने पीबीआर लिया था प्लाज्मिड की फॉर्म में और इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन का प्रतिरोधी है, तो ये बैक्टीरिया आराम से मस्त डालो जितना एम्पिसिलिन डालना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, डीट बन गया है। ये क्या रहेगा, कोशिका में बदल जाती है, प्रतिरोधी बना देगी। अगर एक ऐसी पेट्री प्लेट जिसके अगर अगर वाले माध्यम में, अगर अगर देखो ये कई बुक्स में अगर अगर भी लिखा है, क्योंकि भाई स्पेलिंग वाला मैं आपको समझाती हूँ, अगार अगार भी कहते हैं, कई अगर अगर भी कहते हैं, ठीक है। ये बोल वैसे अगार अगार रहा है, वो आपकी एनसीईआरटी अगर अगर लिखती है। एनसीईआरटी में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड को जब हिंदी में बनाया है तो मात्राओं की बहुत चेंजेस कर दिए, है ना, जैसे यहाँ किया, अगार अगार बोलते हैं उसको अगर अगर लिखा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन वही हम एनसीईआरटी पे केस नहीं कर सकते, तो हमें जैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा। वाले माध्यम में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मिली हो, अगर हमें एक ऐसी पेट्री डिश ले ले जिसमें एम्पिसिलिन मिली हो और इसमें हमारे इन रूपांतरित कोशिकाओं को संवर्धन के लिए फैला दिया जाए या फैलाया जाए, तब केवल सफल रूपांतरित प्रदर्शित करने वाली कोशिकाएं ही वहां पे संवर्धित हो पाती है। बिना रूपांतरित वाली कोशिकाएं मर जाएगी, ठीक है। और ये रूपांतरण, पुनर्योगज, ये सब एक ही वर्ड है, ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि आप अगर उस बैक्टीरिया को डालेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन बैक्टीरिया में दो तरह के केसेस बनाए थे हमने वहां पे भी, एक तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें हमारा पुनर्योगज डीएनए गया है, और एक ऐसे बैक्टीरिया जिसमें खाली प्लाज्मिड पहुंचा है या पहुंचा ही नहीं है कुछ, तो इसको अगर आप एम्पिसिलिन दोगे तो ये तो मर जाएगा, क्योंकि ये अरूपांतरित है, इसमें हमारा वो है ही नहीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पीबीआर है ही नहीं, इसमें तो खुद का प्लाज्मिड पड़ा है, पीबीआर गया ही नहीं इसके अंदर। लेकिन ये जिंदा रह जाएगा, ये क्या कर जाएगा, ये वृद्धि कर लेगा। फिर हमने कहा था कि भाई एम्पिसिलिन तो अगर मान लो इसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट नहीं गया लेकिन खाली पीबीआर गया है,
मान लो खाली पीबीआर गया है तो पीबीआर में तो है एम्पिसिलिन वाला, तो ये तब भी जिंदा रह सकता है। तो दूसरा टेस्ट हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन वाला, कि भाई तीसरी कंडीशन भी अगर आ रही है तो उसको हटा दे। वह सभी जीवाणु जिन्होंने प्लाज्मिड को ग्रहण कर लिया है रूपांतरित हो जाते हैं तथा रूपांतरकारी कहलाते हैं। यह डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। ऐसे जीवाणुओं में एम्पिसिलिन की प्रतिरोधकता के कारण इन्हें एम्पिसिलिन वाले माध्यम में संवर्धित कर अरूपांतरित से अलग किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्या था, अगर उनके द्वारा ग्रहण किया गया प्लाज्मिड पुनः योगज है यानी कि रिकॉम्बिनेंट है, तब यह जीवाणु एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, दूसरा टेस्ट क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी खो देगा। ठीक है। पहले तो हमने ये चेक कर लिया खाली डब्बे कौन से हैं और भरे डब्बे कौन से हैं। खाली डब्बों को बाहर निकाल दिया कि उसमें पीबीआर गया ही नहीं है, लेकिन जिनमें पीबीआर गया है उसमें हमारे रिकॉम्बिनेंट वाला पीबीआर गया है या खाली पीबीआर, सिर्फ पीबीआर है, ये चेक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेट्रासाइक्लिन डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा जो प्लाज्मिड था उसमें जब हमने हमारा वांछित जीन जोड़ा था तो वो कौन सी जगह पे जोड़ा था, टेट वाली जगह पे, टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे जोड़ा था। तो एएमपी तो इसके पास है, इसलिए ये एएमपी डालने पर तो बच जाएगा। लेकिन जब हम इसमें टेट डालेंगे यानी टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो इसको नहीं बचना चाहिए, इसको नहीं बचना चाहिए, क्योंकि उसी जगह पे हमने हमारा वांछित जीन जोड़ दिया है। देखो मैं पुरानी चीजें ही बार बार रिपीट कर रही हूँ, वही वापस एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, उस वाले टॉपिक का। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, रूपांतरित या पुनर्योगज सेल है अगर ये मर गया तो। लेकिन ऐसा ही नहीं आपको मर गया, आपको उसके लिए क्या करना पड़ रहा था, रेप्लिका प्लेट बनानी पड़ी थी, वरना आप अगर डाल दोगे तो आपके तो पूरे बैक्टीरिया मर गए, दोबारा से प्रोसेस थोड़ी करोगे, क्योंकि जो मरेंगे वही तो हमें चाहिए। ठीक है, टेट जिनके पास टेट का वांछित जीन, टेट वाला जीन नहीं है, वही तो हमें चाहिए, क्योंकि टेट नहीं है इसका मतलब हमारा वाला वांछित जीन जुड़ा हुआ है। तो दूसरी हमने प्रक्रिया ली थी बीटा गैलेक्टोज वाली, आपको ध्यान है, कलर वाली। ठीक है, तो इसकी रेप्लिका प्लेट बना लेंगे, क्योंकि ये क्या कर चुके हैं, टेट्रासाइक्लिन को खो चुके हैं, इनके पास टेट नहीं है। विजातीय डीएनए टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधकता की जीन में प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, हो गई बात। तो हमने चेक कर लिया कि हमें हमारी सेल मिल गई, मतलब हमें वो बैक्टीरिया मिल गए हैं जिनमें हमारा क्या है, वांछित जीन है। इसको डिटेल में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, अभी शॉर्ट में इतना ही लिखना है। ठीक है, चाहे तो आप वो कलर वाला और ऐड कर सकते हैं, देख ले कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितना टाइम है आपके पास, नहीं तो एक लाइन में लिख सकते हैं। हम इसमें रंग वर्णात्मक चिन्हों का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन लिखकर भी छोड़ सकते हैं। देखो हमेशा टाइम और क्वेश्चन को देख के, और अगर आप सब लिखना चाहते हैं तो किसी चीज को बिल्कुल डिटेल में लिख के आप शॉर्ट में लिख दो, जैसे अभी मैंने कहा एक लाइन लिख दो, तो वो समझ जाएगा कि बच्चे को ये भी पता है, लेकिन टाइम की वजह से वो नहीं लिख पाया। अब हमारा सारा प्रोसेस हो गया। अब ये वाला जो स्टेप्स है, ये 6 नंबर आ गया है, कल वाली क्लास में जाके देख ले 6 नंबर क्या था। अब हमें वो बैक्टीरिया मिल गए हैं जिसको हमें क्या कराना है, वृद्धि कराना है, और हमारे जीन की जो भी हमारी इससे आशाएं हैं, इंसुलिन बनाना है या कोई दवाई बनानी है, तो उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना पड़ेगा कि अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, इसको उत्तक संवर्धन माध्यम में डाल दो बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा और हमारे इसके साथ साथ हमारा जो है वांछित जीन भी कॉपी हो रहा है। लेकिन उस जो कॉपी हो रहा है जीन, या जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, मान लो इंसुलिन ही बना रहा है, तो उस इंसुलिन को कलेक्ट भी तो करना है, खाली ग्रो करने से काम नहीं होगा। और ग्रो करने वाली बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, जहाँ पे स्टेराइल कंडीशन हो, ये बात पहले आ चुकी है। निर्जमीकृत कंडीशनों में क्या करना पड़ता है, इनको उत्तक संवर्धन या ग्रो करना पड़ता है। ठीक है, मीडियम सारा वो लेना है जो बैक्टीरिया को चाहिए, आसपास का वातावरण, टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है प्रयोगशाला के अंदर, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं।
जब किसी विजातीय डीएनए को किसी संवाहक, संवाहक मतलब वही वेक्टर, निवेशित करा के इस प्रकार बने पुनः योगज डीएनए को किसी जीवाणु, पादप या जंतु कोशिका में स्थानांतरित कराया जाता है, तब विजातीय डीएनए का गुणन होने लगता है। ये दो कंडीशन है, ये भी हम देख चुके हैं कि या तो आप बैक्टीरिया में करवा दो, ई कोलाई वगैरह में, या हमने देखा था कि अगर आप डायरेक्ट प्लांट में करवाना चाहते हैं, जहां पे हमने बात की थी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस की, टीआई प्लाज्मिड की, और अगर जंतुओं में, एनिमल में डायरेक्ट कराना चाहते हो इसको कि वहीं पे जाके वहीं पे प्रोडक्ट बना ले, तो आपको रिट्रोवायरस यानी कि पश्य विषाणु काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी आप काम में ले रहे हो, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको अपना प्रोडक्ट उससे लेना है। अगर प्लांट में डायरेक्ट भेज दिया तो आपको कुछ करना ही नहीं, वो अपने आप काम करता रहेगा। एनिमल में भेज दिया है तो अपने आप काम करता रहेगा, इंसुलिन पैदा करता रहेगा। लेकिन अगर आप लैब में कर रहे हैं, बैक्टीरिया में उसको डाल रहे हैं, तो फिर आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसकी प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमने पहले नहीं पढ़े, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नया है जो एनसीईआरटी को बीच में याद आया था, वापस भूल गई थी। लगभग सभी प्रकार के पुनर्योजन प्रौद्योगिकी का अंतिम उद्देश्य किसी वांछित प्रोटीन की प्राप्ति है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्योंकि हमें वो प्रोटीन चाहिए, हमें वो एंजाइम चाहिए, हमें वो जीन चाहिए, जिसके लिए हमने ये मादावोड़ी की है। बाह्य जीन की परपोषी कोशिका में अभिव्यक्ति को समझने के लिए कई तकनीकी जानकारियों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भाई आपने तो डाल दिया, वो इंसुलिन बना रहा है, नहीं बना रहा है, कितना बना रहा है, कितनी क्वांटिटी में और बना सकता है। ठीक है, ये सब भी रख रखाव करना, और उसकी आपको उस बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल का पता होना चाहिए कि वो कितनी बार में कितने गुना बढ़ रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब है उस प्रोटीन को प्राप्त करना, जो प्रोटीन वो बैक्टीरिया बना रहा है हमारा वांछित जीन डालने के बाद। ठीक है, ये छठे स्टेप के साथ ही है। ठीक है, सातवां कल पढ़ेंगे हम। प्रोटीन को कोड करने वाले कोई जीन अगर किसी विषम जात यानी कि हेट्रोलोगस परपोषी में अभिव्यक्त होते हैं, तब यह पुनः योगज प्रोटीन कहलाती है। वही कुछ नहीं, सिर्फ भाषा का फर्क है कि हमारा जो विषम जात मतलब वही प्लाज्मिड से जुड़ा हुआ वांछित जीन, इसकी हमने कॉपीज बना ली है बहुत सारी। अब ये कॉपी बना के कर क्या रहा है, ये जो हमने वांछित जीन डाला है, किस लिए डाला? कि कोई प्रोटीन इससे बने, जो भी हमारा जीन था, कि कोई प्रोटीन इससे बनना चाहिए। तो ये जितनी बार भी रेप्लिकेट हो रहा है हमारा प्रोटीन बना रहा है, लेकिन ये प्रोटीन नॉर्मली इससे नहीं बन रहा था, हमारे वांछित जीन के डालने की वजह से प्रोटीन बन रहा है। तो इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक प्रोटीन नहीं है ये प्रोटीन कैसा प्रोटीन है? पुनः योगज प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पुनः योगज डीएनए से प्राप्त किया है। ठीक, आ गई ये जो गजब सी परिभाषाएं लिखी हुई है, उसका मतलब आप सिंपल वे में लिख सकते हैं कि प्रोटीन को कोड करने वाला कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या ऐसे लिख सकते हो कि पुनः योगज डीएनए के द्वारा उत्पन्न प्रोटीन को पुनः योगज प्रोटीन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, जिसका उत्पादन परपोषी कोशिका में होता है। ये परपोषी कोशिका है, होस्ट हमारा, जिसमें हम इसकी रेप्लिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्लोन की गई वांछित जीन उपस्थित हो को पहले प्रयोगशाला परिस्थितियों में छोटे स्तर पर संवर्धित किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो बन गया, बड़े बड़े पैसा करोड़ों रुपए लगा दो, अब तो बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाएंगे, बाजार में बेचेंगे, पता चला वहां पे कोई गड़बड़ हो गई, कुछ भी टेक्निकल इशू हो सकते हैं। मान लो वो प्रोटीन बना ही नहीं रहा हो, मान लो कुछ ऐसा हो गया कि वहां पे कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से बैक्टीरिया, इसको कोई वायरस लग गया हो, तो पूरी की पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी, है ना। सारी चीजें तो पहले छोटे तौर पर टेस्टिंग की जाती है, तो छोटे तौर पर इसको उगाया जाता है, प्रोटीन को बनाया जाता है,
और फिर उसका मार्केट में भेज कर टेस्ट किया जाता है कि भाई ये हमने जो प्रोटीन बनाया है इतनी मेहनत करके, पिछले कितने लेक्चर हो गए, 7 लेक्चर पढ़ पढ़ के जो बनाया है हमने, भाई वो हमने जिस पर्पस से बनाया था वो उस काम में आ भी रहा है या नहीं। तो पहले सैंपलिंग की जाती है, मार्केट में छोटे स्तर पर बेचेंगे, जब वो सक्सेसफुल होगा तब उसके बड़ी चीजें बनाएंगे। जैसे आपने कोविड की जो वैक्सीन बनाई थी, पहले उसको टेस्ट किया था ना, ऐसा थोड़ी अरे कोविड की वैक्सीन बन गई चलो पूरी इंडिया को लगा दो, ऐसा नहीं किया ना, पहले उसको टेस्ट किया कुछ पर्टिकुलर लोगों पर, फिर हमने देखा कि नहीं वो किसी में एलर्जी कर रही है, किसी में एलर्जी नहीं करी, तो फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव किया उसको, और फिर बड़े स्तर पर हमने उसको लगाया। ठीक समझ गए होंगे इस बात को। तो कैसे किया जाता है, बाद में विभिन्न पृथक्करण तकनीकों द्वारा इस प्राप्त पदार्थ का शोधन या शुद्धिकरण किया जाता है। पहले क्या करेंगे, छोटे स्तर पर, फिर बड़े स्तर पर करेंगे, प्रौद्योगिकी स्तर पर, ठीक है, लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा आपको, शोधन और शुद्धिकरण भी करना पड़ेगा। मतलब कि मान लो ये जो प्रोटीन आपने बनाया है इसमें कोई भी कचरा हो सकता है, कचरा इन द सेंस कि ऐसी कोई चीज जो उस प्रोटीन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो यार प्लाज्मिड है इसके साथ, तो प्लाज्मिड भी तो अपना काम कर रहा होगा कुछ ना कुछ, वो भी तो क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। हो सकता है इसमें कोई ऐसा विषाक्त पदार्थ हो जो नहीं होना चाहिए, हो सकता है इसमें कोई ऐसा विटामिन हो जो नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज भी हो सकती है लेकिन होनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका शुद्धिकरण करेंगे। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट पे, वैसे तो हर टॉपिक पे बहुत, मतलब कि ये जो चैप्टर है ना ये तो भाई एमसीक्यूज का पप्पा है, पप्पा। कोई शायद ऐसी लाइन नहीं है जिस पर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हम उस बेस पे बताते हैं जो आए हुए, सभी तो आए हुए हैं, बचा ही क्या है। ये टॉपिक जो सबसे इजी है इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे ऐसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा चरण पुनर्योजन प्रोटीन प्राप्त करने का नहीं है, ऐसे आया था, और 4 ऑप्शन थे। अब जो बच्चे होमवर्क सॉल्यूशन देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि वो 4 ऑप्शन क्या थे। उसमें ये शुद्धिकरण था, पृथक्करण था, 2 और थे जिसमें से एक नहीं था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ठीक है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं बैच से वो देख लेंगे, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी क्वेश्चंस तो देख ही रहे होंगे, ठीक है, बुक से कहीं से भी जहां से भी देख रहे होंगे तो देखेंगे कि बहुत क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से आए हुए हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनके तो मतलब क्या कहूँ मैं, भर भर के पड़े हुए एमसीक्यूज। और क्योंकि भाई नीट को भी वैरायटी चाहिए, वही घिसे पुटे से सवाल पूछेंगे तो फिर कैसे कंपटीशन रहेगा, तो उनको वैरायटी चाहिए, तो भाई कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इतने सालों से पीएमटी और नीट हो रही है, इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि भाई हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद कोई ऐसी लाइन बची ही नहीं है बुक में जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है, 1-2 टॉपिक को छोड़ दें हम तो भाई क्या करना है, हमें शोधन और शुद्धिकरण करना है। अब शोधन और शुद्धिकरण कैसे करेंगे, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, है ना, और इन स्टेप्स को क्या कहते हैं ये हमें पढ़ना है। संवर्धन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, बैच संवर्धन और सतत संवर्धन। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी नहीं छूटा है, और मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवाया भी है, मतलब जब आपके पास वीडियो पहुंचेगा। तो ये जो है बैच संवर्धन और सतत संवर्धन, ये क्या होता है जरा सुनो। देखो बैच किसको कहते हैं, आपके बैच बनते हैं ना, मतलब थोड़ा टुकड़ा इधर है ना, थोड़े बच्चे इधर, थोड़े बच्चे इधर, थोड़े बच्चे इधर, इसको क्या कहते हैं, बैच कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे बैच वाले प्रोसेस में क्या करते हैं, बैच बना देते हैं, बैच संवर्धन। क्या फर्क है बैच संवर्धन और सतत? सतत का मतलब है कंटिन्यूएशन, बैच। अच्छा, ये जो कंटिन्यूएशन है ना, इसको हो सकता है कहीं आप फैड बैच भी पढ़े,
फेड बैच। वैसे फेड बैच जो है वो इसी का दूसरा प्रकार भी मानते हैं, लेकिन फिर भी फेड बैच जो है वो देख लेते हैं हम, क्योंकि जो क्वेश्चन आया हुआ है नीट में वो फेड बैच के नाम से आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास जो टैंक है, हम जो टैंक काम में लेंगे, अब ये आएगा जैव बायो रिएक्टर जिसको कहते हैं, आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जैव रिएक्टर्स। इसमें क्या करते हैं कि हम सब चीजें, मतलब कि हमारा जो बैक्टीरिया है जिसको हमें वही रेप्लिकेट कराना है, जो जिसमें हमारा क्या है, पुनर्योगज डीएनए है, उसको, उसके संवर्धन माध्यम को और उसको जो जो भी चाहिए, मान लो उसको 50 चीजें चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो 50 के 50 चीजें एक बार में डाल देंगे, एक बार में, और इसको छोड़ देंगे। मतलब कि एक ऐसी मशीन जिसमें सब कुछ माल मलीला भर दो, अपने आप जो है वो चलता रहेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट निकल के आपके सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं बैच कल्चर। देखो आपके एनसीईआरटी में तो बैच और ये सतत वाला दिया नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आपको इसको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसे लिखो, चाहे तो मत लिखो, समझ लो बस। इसमें क्या होता है फेड बैच में या कंटिन्यूअस बैच में, इसमें क्या होता है, हम ऐसा नहीं करते, हम बैक्टीरिया डाल देते हैं और उस पे निगरानी करते हैं, निगरानी करते हैं और समय समय पर, मतलब कि टाइम बाय टाइम, टुकड़ों टुकड़ों में कह सकते हो। अब ये शब्द और कंटिन्यूएशन मिल नहीं रहा होगा, लेकिन कंटिन्यूएशन का इसका मतलब है कि हम कंटिन्यूएशन में चीजें डालते रहते हैं। यहां पर एक डाल के भूल गए, यहां पे कंटिन्यूटी रखते हैं कि भाई आज थोड़ा ग्लूकोज और डाल दिया, इसको जरूरत है, कल थोड़ा कार्बोहाइड्रेट में से और कोई सेलुलोज डाल दिया, प्रोटीन डाल दिया थोड़ा, फिर 2-3 दिन बाद थोड़ी वसा डाल दी, ऐसे। तो यहाँ पे टुकड़ों में डाला जाता है जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या जो भी इसको जरूरत है ना, जो भी इसको जरूरत है वो टुकड़ों में डालेंगे और कंटिन्यूटी रखेंगे। ऐसा नहीं डाल दिया और भूल गए, मतलब थोड़े समय पे इसको सतत रूप से देते रहेंगे। तो ये फर्क होता है फेड बैच और बैच संवर्धन में। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली ध्यान नहीं है लेकिन आया हुआ है। अब कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बायो रिएक्टर और कैसे हम ये उत्पाद निकालते हैं, और ये कौन कौन से बायो रिएक्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से वो पढ़ेंगे। तो आज की जो कहानी है वो इतनी सी थी और इसको हम ख़त्म करते हैं धन्यवाद के साथ, और मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में नई कहानी।